कहानी है हमारे हीरो फेयांग की, जो कि एक सुप्रीम मार्शल एम्परर था, मगर अपनी ही दुनिया के रूल्स ने उसे जकड़ लिया। उसकी कल्टीवेशन एक जगह पर आकर रुक गई थी। ये रूल्स उसे आगे बढ़ने नहीं देते, मगर वो तो अपनी कल्टीवेशन को हेवंस के भी पार ले जाना चाहता था। तो उसने एक बड़ा ही भयानक प्लान बनाया, एक ऐसी साजिश जो उसकी हर एक कामयाबी और उसकी स्ट्रगल को जड़ से मिटा देगी। वो रीइंकार्नेट होकर दोबारा से अपनी फाउंडेशन को मजबूत बनाना चाहता था, ताकि इस बार हेवन के रूल उसके रास्ते के कांटे न बन जाए। इस कुर्बानी के बदले वो गॉडहुड को हासिल करना चाहता था। तो उसने रीइंकार्नेट होकर ली युनशाओ की बॉडी में जन्म लिया, जो कि काफी कमजोर है। सवाल तो ये है कि क्या इस बार वो अपने मकसद में कामयाब होगा, या एक बार फिर से हेवन के कानून उसके पाँव की बेड़िया बनेंगे। तो चलिए इस इटर्नल एम्परर की जर्नी को विटनेस करें। तो कहानी की शुरुआत में हमें सेलेस्टियल पैलेस का सीन दिखाया गया, जो कि एक फ्लोटिंग माउंटेन पर एस्टैब्लिश था। और अब हमें इस पैलेस की मास्टर भी दिखाई जाती है, जिसका नाम था ची होंगयान। साथ ही उसी पैलेस के बाहर हम 10 मार्शल एम्परर्स को देख पाते हैं, जो कि एक बंदे का इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक एम्परर कहने लगा कि वो तो यहाँ पर आ चुका है। अब इस खबर से वहाँ मौजूद हर एक बंदा थोड़ा सा शॉक हो गया। दरअसल वहाँ पर द कॉन्करर एम्परर फेयांग पहुँच चुका था। आज तक जितने भी मार्शल एम्परर एग्जिस्ट हुए, उनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है। वेल यहाँ पर एक छोटी बच्ची भी मौजूद थी। वो कहने लगी कि मैंने इनके बारे में काफी सारी तारीफें सुनी हैं। मेरे मास्टर इन्हें पसंद करते। और अब ये सभी लोग फेयांग के सामने पहुंच गए। होंग्या उससे कह रही थी कि मुझे पता था तुम यहाँ पर जरूर आओगे, जिस पर फेयांग कहने लगा कि मैंने वादा किया था और मैंने हमेशा अपने वादों को पूरा किया। उतने में ही एक मार्शल एम्परर अपने वेपन को समन करते हुए कहने लगा कि फेयांग वाकई तो काफी ज्यादा घमंडी है। तुझे पता था कि यहाँ पर 10 मार्शल एम्परर तेरा इंतजार कर रहे, मगर फिर भी तू मुंह उठाकर मरने के लिए यहाँ चला आया। और इतना कहते साथ ही वो बंदा अपना वेपन लेकर फेयांग की तरफ मार्च कर गया। वहीं पर फेयांग कह रहा था कि चल अब बहुत हो गया, तुझे भी सबक सिखाना पड़ेगा। और इतना कहते साथ ही वो अपने गोल्डन पाम को समन करते हुए इस बंदे पर स्ट्राइक हिट कर देता है। इस एक ही फटके में वो मार्शल एम्परर कई सारे पहाड़ों को चीरते हुए सीधे घुटनों पर आ चुका था। उसकी हालत देख बाकी के एम्परर्स भी थोड़े से पैनिक हो गए, मगर होंग्युन को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वो फेयांग से कह रही थी कि तुम काफी ज्यादा घमंडी हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई भी हरा नहीं पाएगा, मगर आज मैं तुम्हारा ये घमंड तोड़ के रहूंगी। अगर तुम्हें मुकाबला हार गए तो इसी अजूर पिक पर तुम्हें हेवनली कस्में खाकर मेरे साथ शादी करनी होगी। सो गाइस, यहाँ पर मैं आपको बैकग्राउंड का थोड़ा बहुत अंदाजा देना चाहती हूँ। दरअसल हमारा हीरो फेयांग काफी ज्यादा ताकतवर था और होंग्युन उससे प्यार करती है, मगर फेयांग ने उसकी फीलिंग्स को शेयर नहीं किया। सो ये काइंड ऑफ वन साइडेड लव का चक्कर था। अब कोई भी बंदा अपने दिल पर जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, और यही रीजन था कि फेयांग ने होंग्युन को अपनाने से मना किया, जिसके चलते होंग्युन की मोहब्बत अब एक जुनून में बदल चुकी है। वो पूरी तरह से फेयांग से ऑब्सेस थी, और इसलिए ये बंदी चाहती है कि आज फेयांग इस मुकाबले में हार जाए। अगर वो हार गया तो उसे होंग्यान के साथ शादी करनी पड़ेगी, और अगर वो जीत गया तो होंग्यान उसे हमेशा के लिए भूल जाएगी। फेयांग उससे कह रहा था कि मेरे खातिर तुम ये सारा तमाशा खड़ा क्यों कर रही हो, मगर होंग्यान ने ठान लिया था कि वो आसानी से तो गिव अप नहीं करने वाली। इसीलिए सभी मार्शल एम्परर्स ने फेयांग को चारों ओर से घेर लिया। वेल यहाँ पर इन लोगों ने सेलेस्टियल स्टार फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। इन सभी मार्शल एम्परर्स ने अपनी पावर्स को चैनल करते हुए फाइनली एक बहुत ही पावरफुल मल्टीलेयर फॉर्मेशन को क्रिएट कर लिया था। होंग्यान भी फेयांग को बताने लगी कि ये मेरे सेलेस्टियल पैलेस का अल्टीमेट फॉर्मेशन है। इसके अंदर हजारों लाखों सितारों की पावर्स को ड्रॉ किया जाएगा। इसमें इतनी पावर है कि अर्थ एंड हेवन को एक फर्नेस में बदल सकता, और इससे इन यांग को फोर्स करते हुए एक सोर्ड को बनाया गया। अब मैं इस फॉर्मेशन के साथ कम्प्लीटली मर्ज हो चुकी हूँ। मेरा बस एक ही थॉट तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर सकता, इसलिए अभी भी वक्त है, मेरे सामने अपना सिर झुका दो, वरना आगे चलकर ये मौका तुम्हें नहीं मिलने वाला। जिस पर फेयांग कहता है कि सिर तुम्हें हेवन के सामने भी नहीं झुकाता। चलो देखते हैं तुम्हारा एंशिएंट फॉर्मेशन कितना ताकतवर है। मैंने सुना था कि तुमने आज तक कभी भी इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं किया, तो आज मैं भी इसकी पावर को विटनेस करना चाहता हूँ। क्या ये मेरी तलवार की धार के सामने टिक पाएगा? अभी सुनते साथ ही होंग्यान ने गुस्से में आकर उस फॉर्मेशन को अटैक करने के लिए प्रिपेयर किया। वहीं पर फेयांग कह रहा था कि आज चाहे तुम पूरे गैलेक्सी के सितारों की पावर को ही समन
क्यों ना करो, उसे मैं अपनी एक ही स्ट्राइक में कट डाउन करूंगा। और अब फे यांग ने भी अपने गोल्डन सोर्ड को समन किया। उसने स्टार सेंडरिंग स्लैश टेक्निक का यूज करते हुए सीधे उस हेवनली स्टार फॉर्मेशन को चीरना शुरू कर दिया था। उसकी माइटी तलवार ने एक के बाद एक करते हुए न जाने कितनी ही सारी लेयर्स को पियर्स कर दिया। अगर होंगयुन को काउंट किया जाए तो यहाँ पर टोटल 11 मार्शल एम्परर्स थे। तो इनकी पावर तबाह होने की वजह से उस एनर्जी ने सीधे जाकर वहाँ मौजूद बैरियर को स्लिट कर दिया। और यही तो फे यांग का प्लान है। उसने जानबूझकर इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था ताकि इन सभी एम्परर्स की ताकत का यूज करके इस दुनिया पर लगे हुए बैरियर को ब्रेक किया जाए। दरअसल इस रेल्म के अपने कुछ रूल्स थे जिसके चलते फे यांग की कल्टीवेशन 9 हेवंस मार्शल एम्परर रेल्म पर जाकर अटक गई। कई सौ सालों से उसका ब्रेक थ्रू नहीं हो पा रहा था, तो उसने खुद ही एक बहुत बड़ा प्लान बनाया। उसने फेंगयान की फीलिंग्स का यूज करके सभी एम्परर्स को उस पर अटैक करने के लिए उकसा दिया ताकि यह का बैरियर ब्रेक होकर वो इस दुनिया से आजाद हो जाए। और उसका ये प्लान काम कर गया। वो कह रहा था कि अब मैं फाइनली रीइंकार्नेट हो सकता हूँ। वेल फे यांग ने यहाँ पर व्हील ऑफ रीबर्थ को एक्टिवेट कर लिया और अब इसके बाद वो ग्रेट एक्सपेंशन आर्ट का भी यूज करता है जिससे फे यांग की बॉडी बर्न होकर उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस मिट चुका था। ये देखकर ही होंगयान तो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उतने में ही फे यांग की सोल उससे कहने लगी कि जो मुझे समझता है वो मेरे गमों को भी समझ सकता, और जो कभी मुझे ही समझ नहीं पाया उसे कभी पता नहीं चलेगा कि मेरे दिल में चल क्या रहा था। खैर फे यांग तो इस दुनिया से जा चुका था, मगर अब होंगयान का प्यार और उसकी ऑब्सेशन नफरत में बदल गई। वो काफी ज्यादा गुस्से में कह रही थी कि मैं हमेशा तुमसे नफरत करूंगी। अब हमें रीइंकार्नेशन रेल्म का सीन दिखाया गया जहाँ पर फे यांग की सोल को एंशिएंट गोल्डन रून्स प्रोटेक्ट कर रहे थे। गाइस आपको लगा होगा कि ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल होकर भी दोबारा से रीइंकार्नेट क्यों होना चाहता? तो इसका जवाब है फे यांग की फाउंडेशन। उसकी फाउंडेशन इतनी सॉलिड नहीं थी कि वो हेवन को डिफाई करते हुए गॉडहुड को अचीव कर पाए, इसलिए वो एक नई शुरुआत करना चाहता है ताकि शुरू से ही अपनी जर्नी में जो गलतियां उसने पहले की थी उन्हें अवॉइड कर पाए। वेल यहाँ पर हम एक शैडो डीमन को देख पाते जो कि उसकी सोल को कंज्यूम करना चाहता था, मगर ग्रेट डिवाइन एक्सपेंशन टेक्निक की वजह से गोल्डन रून्स का एक गोल्डन ड्रैगन फॉर्म हो गया और उसने 15 सालों तक फे यांग की सोल को प्रोटेक्ट किया। और फाइनली 15 सालों बाद फे यांग की सारी मेमोरीज वापिस आ गई। उसने देखा कि वो ऑलरेडी एक बंदे की बॉडी में रीइंकार्नेट हो चुका था जो कि ली फैमिली का यंग मास्टर है। फे यांग 15 सालों तक अपनी मेमोरीज को अवेकन नहीं कर पाया और इसी वजह से उसे एक आलसी और लूजर माना जाता था। खैर अब फे यांग का नया जन्म हो चुका है और इसका नाम था ली युनशाओ, इसलिए अब हम फे यांग को युनशाओ के नाम से ही एड्रेस करेंगे। वेल युनशाओ फिलहाल क्लास में था और यहाँ पर उसने झपकियां ली जिसके चलते उसकी टीचर उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो उससे पूछती है कि बताइए जनाब आज आप कौन से ख्यालों में खोए हुए थे? एक तो तुम मेरे क्लास में सोते रहते हो या फिर यहाँ वहाँ के ख्यालों में डूबे रहते। वेल इस टीचर का नाम था लियो युनशांग। उसने तुरंत ही युनशाओ से सवाल पूछा कि बताओ मिस्टिक वेपन्स को फोर्ज करने की कितनी मेथड्स अवेलेबल हैं? तो युनशाओ ने फटाफट से इसका जवाब दिया। वो कह रहा था कि टोटल 48 बेसिक फोर्जिंग मेथड्स अवेलेबल हैं। अब ये सुनते साथ ही सभी स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगे। उसे कहते यार प्लीज क्लास में थोड़ा सा कम सोया कर। और इतने में टीचर युनशांग ने एक बंदे का मुंह बंद कर दिया। वो कहती है कि युनशाओ का मजाक उड़ाने की कोई जरूरत नहीं, उसने एकदम सही जवाब दिया है। एंशिएंट फोर्जिंग आर्ट्स में पहले 36 मेथड्स ही दिए गए थे, मगर 60 सालों पहले एक कॉन्करर मार्शल एम्परर ने 12 सीक्रेट टेक्निक को उसमें और ऐड किया। वो एम्परर एक जीनियस था तो उसके टेक्निक सिर्फ ट्रू जीनियस ही मास्टर कर सकते। इसीलिए जब मास्टर यांगडी ने एक किताब लिखी उन्होंने उन 12 टेक्निक को इस बुक में ऐड ही नहीं किया क्योंकि इन मेथड्स को आम लोग प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते। ये काफी ज्यादा मुश्किल है। दरअसल 60 सालों पहले ये सारी टेक्निक फे यांग ने ही इजाद की थी और अब उसे युनशाओ बनकर अपनी ही टेक्निक को प्रैक्टिस करना होगा। युनशाओ ने देखा कि ये बुक भी उसी के डिसाइपल यांगडी ने लिखा है जो कि पास्ट लाइफ में उसका एक डायरेक्ट डिसाइपल था। सो गाइस 15 सालों बाद फे यांग की सारी मेमोरीज वापिस आ चुकी है और रही बात उसकी पावर की तो वो अब अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करेगा। और तभी एक जलकोटा बंदा लानफेंग उससे कहने लगा कि तूने बस एक ही सवाल का सही जवाब दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तू एक जीनियस है। उतने में टीचर युनशांग ने युनशाओ से एक और सवाल
पूछा। वो कहती बताओ मिस्टिक वेपन को फोर्ज करते वक्त फर्नेस में सेलेस्टियल क्रिस्टल सैंड को ऐड क्यों किया जाता? अगर तुमने इस सवाल का सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें मेरे क्लास में सोने की परमिशन दूंगी, या फिर तुम मेरी क्लास को पूरी तरह से स्किप भी कर सकते। लेकिन अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हें 10 दिनों तक क्लास के बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। उतने में ही टियानशी किंगडम की प्रिंसेस रूशु टीचर से कहने लगी कि ये तो काफी सिंपल सवाल था, लेकिन आपको पूरा यकीन है कि युनशाओ इसका जवाब नहीं जानता, इसलिए आप उसे पनिश करने का बहाना ढूंढ रही। उतने में ही लानफेंग युनशाओ से कहने लगा कि अगर तुम्हें जवाब पता नहीं है तो चुपचाप से क्लास के बाहर जाकर खड़े हो जाओ। तभी युनशाओ कहता है कि क्या वाकई मिस्टिक वेपन्स को फोर्ज करने के लिए सेलेस्टियल क्रिस्टल स्टैंड इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जो सुनते साथ ही वो बंदा जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था कि फर्नेस का टेम्परेचर एक समान रखने के लिए उस रेत का यूज किया जाता। तो युनशाओ कह रहा था ना सिर्फ कोई नौसिखा ही क्रिस्टल सैंड का यूज करके फायर को कंट्रोल करेगा, असली फोर्जिंग तो फ्लेम्स को मास्टर करने से हासिल होती है। अगर तुम फायर को ही कंट्रोल करना सीख जाओ तो फिर इस क्रिस्टल सैंड पर डिपेंड रहने की क्या जरूरत है? युनशाओ की इस जवाब से दूसरे डिसाइपल थोड़े से कंफ्यूज थे। तब तक युनशांग उससे एक और सवाल पूछती है कि बताओ जब रेड रिफाइंड कॉपर और रेडिएंट गोल्ड को एक साथ मिक्स करके फोर्ज किया जाए तो क्रिस्टल सैंड फेल क्यों हो जाती? तो युनशाओ इसका जवाब देते हुए बताने लगा कि रेड रिफाइंड कॉपर एक मेटल है जिसके अंदर फायर सील्ड रहती, वही पर सेलेस्टियल क्रिस्टल सैंड के अंदर वाटर अलाइन प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि आग और पानी का एक साथ मिल जाना, और यही रीजन है कि ये फोर्जिंग फेल हो जाती। अगर सैंड के मॉइस्चर को पहले ही ड्राई आउट किया जाए तो फोर्जिंग फेल नहीं होगी। दरअसल टीचर युनशांग काफी दिनों से इसी मसले का हल ढूंढ रही थी और आज उसे युनशाओ ने सोल्यूशन बता दिया। वो टीचर तो इससे हैरान हो गई। तब तक युनशाओ वहाँ से बाहर चला जाता है। इधर युनशांग अपने ख्यालों में खोई हुई थी और फिर उसने देखा कि युनशाओ तो क्लास छोड़कर चला गया। युनशाओ को तो उसकी इस हरकत पर काफी ज्यादा गुस्सा आया था। तभी एक बंदा उसे बताने लगा कि टीचर आपने ही तो उसे बोला था कि अगर वो सही जवाब देगा तो उसे क्लास में रुकने की कोई जरूरत नहीं। और उतने में युनशांग की क्लास भी खत्म हो गई। सभी बंदे शॉक थे कि युनशाओ इतने सारे एक्यूरेट जवाब कैसे दे पाया। ऐसा लग रहा था कि वो खुद ही टीचर युनशांग को पढ़ा रहा है। और तभी लानफेंग काफी ज्यादा भड़क गया। वो कहता है कि युनशाओ के तेवर कुछ ज्यादा ही बढ़ चुके हैं, उसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। अब ये सुनते साथ ही रूशु भी उनके पीछे निकल पड़ी क्योंकि उसे युनशाओ की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। अब हमें एकेडमी में एक बहुत ही सुंदर स्टैचू दिखाया गया जो कि कॉन्करर एम्परर फेयांग का था और इसे बनाया है उनके ही डिसाइपल यांगडी ने। अपनी पास लाइफ का स्टैचू देखकर युनशाओ कह रहा था कि यांगडी मुझे अभी तक नहीं भूला, डिसाइपल हो तो ऐसा, मगर एक कॉन्करर एम्परर टाइटल अब पुराना हो चुका है। मैंने तो मार्शल एम्परर रेल्म के पार जाना और उतने में उस पर एक फ्लाइंग सोर्ड से अटैक हो गया जिसे युनशाओ ने डॉज तो कर दिया, मगर इसमें युनशाओ को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। वो कह रहा था यार ये बॉडी तो हद से ज्यादा कमजोर है और उतने में उसे बुली करने वाले बंदे वहाँ पर पहुँच गए। वो कह रहे थे कि शायद यंग मास्टर ली युनशाओ ने अल्केमी की स्टडी करना शुरू कर दी। हमें तो इसी बात से झटका लग गया कि तुम्हारे जैसा ब्लॉक मेरिडियन वाला क्रिपल भी अल्केमिस्ट बनने के ख्वाब देख रहा, जिस पर युनशाओ कहने लगा कि शायद तुम्हारे पास करने के लिए और कोई काम नहीं जो मेरे से पंगे लेने यहाँ चले आए। अब ये सुनकर लानफेंग काफी ज्यादा भड़क गया, मगर तभी प्रिंसेस रूशु वहाँ पर पहुँच जाती है। वो कह रही थी लानफेंग आपस में फाइट करना अकेडमी के रूल्स के अगेंस्ट है, जिस पर लानफेंग कह रहा था कि प्रिंसेस आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो युनशाओ के साथ बस एक फ्रेंडली बैटल करना चाहता। उतने में युनशाओ ने देखा कि इस बंदे के पास तो 5 कलर वॉइड स्टोन है। इस स्टोन से तो उसकी बॉडी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने में मदद मिल सकती थी। इसलिए वो लानफेंग से कहने लगा कि चलो मैं ये मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्यों ना इस मुकाबले को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। अगर तुम हार गए तो तुम्हारा ये जेड पेंडेंट मेरा हो जाएगा। अब ये सुनते साथ ही लानफेंग उस पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि ये मेरे फैमिली का हेयरलूम है, इससे तो मैं बिल्कुल भी दाव पर नहीं लगा सकता। जिस पर युनशाओ कहता है देख भाई मैं फ्री में फाइट तो नहीं करूंगा, अगर तू ये पेंडेंट दाव पर नहीं लगाएगा तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, और अगर तुमने बेवजह मुझ पर अटैक किया तो मैं तुम्हारी शिकायत सीधे हमारे हेडमास्टर के सामने करने वाला हूँ। अब ये सुनकर ये बंदा दिल ही दिल में सोच रहा था कि ली और लान फैमिलीज की तो आपस में बिल्कुल भी नहीं जमती, इसीलिए मैं हेडमास्टर के सामने भी नहीं जा सकता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस वेस्टेज को हरा ही दूंगा। तो वो भी युनशाओ के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं पर रूशु युनशाओ को बता रही थी कि प्लीज ऐसा मत करो, ये बंदा 7 मेरिडियन रेल्म पर है, ये तुम्हें आसानी से हरा सकता। तो युनशाओ से तसल्ली देते हुए कहने लगा कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। और अब इनका मुकाबला शुरू हो गया। लानफेंग उससे कहता है कि अभी भी वक्त है, मेरे सामने घुटनों
अपने टेक और मैं इस ड्यूल को यहीं पर खत्म कर दूंगा। जिस पर युनशाओ कह रहा था कि यार तुम ना बहुत ही ज्यादा बकवास करते हो। अभी सुनते साथ ही उस बंदे ने फटाफट से अपनी सोड को समन कर लिया। वो तुरंत ही यहाँ से वहाँ मूव होने लगा, जो देख लानफेंग के चमचे खुश हो जाते हैं। वो कहने लगे कि ये तो हमारे बॉस के लान फैमिली की सिग्नेचर मूव है, अब तो युनशाओ को ऊपर वाला भी बचा नहीं सकता। इधर युनशाओ दिल ही दिल में सोच रहा था कि मेरी कल्टीवेशन तो वैनिश हो चुकी, मगर आँख ही तो वही है और मैं बड़ी आसानी से इसकी मूव को पढ़ सकता हूँ। ये बंदा वन ओरिजिन रैल्म के नीचे है, जिसके चलते इसकी तलवारबाजी में ढेर सारी फ्लॉज और ओपनिंग नजर आ रही। खैर मेरी इनविंसिबल बनने की जर्नी की शुरुआत में इसी को हरा कर करने वाला हूँ। और इतना कहते साथ ही युनशाओ ने बड़े ही कुल अंदाज में साइड में हटकर लानफेंग के मुंह पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। इस एक ही फटके में वो बंदा जमीन पर पटक गया था और वो चाहे कितनी ही स्ट्रगल क्यों न करे जमीन से उठ भी नहीं पाता। वहीं पर युनशाओ ने तुरंत ही जाकर उससे पेंडेंट छीन लिया। वो कह रहा था कि अभी ये ट्रेजर मेरा हो गया। जिसके बाद हम टियानशी ब्रांच का अल्केमी हॉल दिखाया जाता है। युनशाओ यहाँ पर आ चुका था। वहाँ काम करने वाली बंदी तुरंत ही उसका वेलकम करने लगी। तो युनशाओ से बताता है कि मैं यहाँ पर यांग डी से मिलने आया हूँ। अब ये नाम सुनकर वो बंदी थोड़ी सी क्यूरियस हो गई। वो कह रही थी कि सीनियर यांग डी यहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने तो 15 साल पहले अपनी पोजीशन से रिजाइन किया। अब ये सुनकर युनशाओ थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि 15 साल पहले वो भी रिबॉर्न हुआ था, बस उसकी मेमोरीज को अवेकन होने में थोड़ा सा टाइम लग गया। युनशाओ सोचता है कि पता नहीं यांग डी ने ऐसा क्यों किया होगा। मैंने तो उसे पहले ही बताया था कि टियानशुई किंगडम से बाहर नहीं जाने का। इस बेवकूफ ने तो मेरी सारी प्लानिंग बर्बाद कर दी। सो अब वो अपनी हर्ब्स की लिस्ट उस बंदी के हाथ में थमा देता है। वो कह रहा था कि ये सारे हर्ब्स मेरे लिए प्रिपेयर कर दो। और उतने में जियारोंग नाम का फर्स्ट ईयर अल्केमिस्ट वहाँ पर पहुँच गया। वो उस बंदी से कह रहा था कि लो याओ, मैं पिल रिफाइन करने जा रहा हूँ, तो जल्दी से मेरे लिए अल्केमी रूम को प्रिपेयर करो। जिस पर लुयाओ कहने लगी कि हाँ बिल्कुल, बस एक बार मैं इस यंग मास्टर के हर्ब्स को प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो जियारोंग तुरंत ही उस लिस्ट को फेंक देता है। वो कह रहा था कि मेरे पास टाइम नहीं, ये सारे काम तुम बाद में भी कर सकती हो, जल्दी से मेरे लिए अल्केमी रूम को प्रिपेयर करो। अब जियारोंग वहाँ से जाने वाला था कि तभी युनशाओ उससे कहने लगा कि शायद तुम डार्क विंड स्टोन्स का कुछ ज्यादा ही यूज करते हो। अगर उस स्टोन का यूज करके अल्केमिस्ट बना जाता तो इस सिटी में सब के सब अल्केमिस्ट होते। वैसे मैं तुम्हारी शक्ल से ही बता सकता हूँ कि तुम्हारे आईब्रोज में जो एक्यूपॉइंट है वहाँ पर तुम्हें शदीद दर्द महसूस होता होगा, मानो हजारों लाखों चींटियां तुम्हें काट रही हो। और देखो तो तुम्हारा हाथ भी अब धीरे धीरे करप्ट होता जा रहा। ऐसा लगता है कि तुमने डार्क विंड स्टोन का कुछ ज्यादा ही मात्रा में यूज किया है। वेल ये सब सुनते साथ ही वो बंदा डर के मारे पीछे हट गया। वो युनशाओ से कह रहा था कि तुम बेवजह की बकवास कर रहे हो, मगर वो दिल ही दिल में जानता था कि युनशाओ ने कही हुई हर एक बात सच है। वो फिलहाल काफी ज्यादा पेन में था। ऊपर से युनशाओ ने उसे ये भी बता दिया कि उसके पास बस 3 दिनों का वक्त है, क्योंकि उसके हाथ के वेन का पॉइजन उसके हार्ट मेरिडियन तक पहुंचने में टाइम नहीं लगने वाला। मगर वो बंदा तो युनशाओ पर ही भड़क गया था। उससे पूछता है कि बता तू है कौन। जो सुनकर युनशाओ कहते हैं अरे तुम तो बदतमीजी पर उतर आए। दरअसल मैं तुम्हें एंटीडोट के बारे में बताने वाला था, लेकिन तुम तो काफी ज्यादा जिद्दी हो, इसलिए मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। अब ये सुनते साथ ही वो बंदा उसे रोक लेता है। वो कह रहा था कि प्लीज बच्चे मेरी मदद कर। तो युनशाओ उससे पूछता है कि बताओ मेरी हर्ब्स की लिस्ट कहाँ पर है। तो लुयाओ फटाफट से उसे उठाने वाली थी, मगर युनशाओ ने उसे मना किया। वो कह रहा था कि जिसने मेरी लिस्ट को फेंका था वही उसे पिक करेगा। जियारोंग को तो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो बार बार युनशाओ से उसका नाम पूछने लगा। जिस पर युनशाओ कह रहा था कि मुझे अपना नाम बताने की कोई जरूरत नहीं, तुमने तो अपने एंटीडोट पर फोकस करना चाहिए। अगर तुम मुझे ज्यादा परेशान करोगे तो एंटीडोट का फॉर्मूला मेरे दिमाग से निकल जाएगा, फिर तो 3 दिनों के बाद तुम्हारी मौत कंफर्म है। अब जियारोंग को तो उस पर गुस्सा आ रहा था, मगर वो पूरी तरह से मजबूर है, इसलिए उसने ना चाहते हुए उस हर्ब की लिस्ट को उठा लिया। तो युनशाओ ने उसी लिस्ट पर अपनी नाक पोंछ दी। वो मास्टर जिया से कहने लगा कि इस पर मैंने जितने भी हर्ब्स लिखे थे वो सब के सब तुम्हें लाने पड़ेंगे, और वो भी एक एक नहीं बल्कि 10-10 आइटम्स। एक बार ये सारा मटेरियल तैयार हो जाए फिर तुम लियोलान अकेडमी में पहुंच जाना। मेरा नाम है ली युनशाओ, मैं वही का डिसाइपल हूँ। और एक बात याद रखना, तुम्हारे पास बस 3 दिनों का वक्त है। अगर जीना चाहते हो तो पूरी शिद्दत के साथ मेरे हर्ब्स को प्रिपेयर करो, तभी जाकर मैं तुम्हें एंटीडोट दे पाऊंगा। इधर जिया तो युनशाओ की इस एटीट्यूड को देखकर काफी ज्यादा भड़क गया। वो दिल ही दिल में कह रहा था कि बस एक बार मैं क्योर हो जाऊं, मैं तो फिर इस कुत्ते की खाल ही
उधेड़ दूंगा। और उतने में युनशाओ कहने लगा कि यहाँ के रूल्स के अकॉर्डिंग बस 5वीं रैंकिंग वाले अल्केमिस्ट ही ग्रेविटी ट्रेनिंग रूम को यूज कर सकते हैं। क्यों, सही कहा ना? जिस पर लुयाओ ने हाँ में जवाब दिया। वो युनशाओ को बताने लगी कि दूसरे बंदे भी उस रूम का इस्तेमाल कर सकते, लेकिन उसके लिए आपको लाइन में रुक के इंतजार करना होगा और साथ ही उस रूम को यूज करने की पेमेंट भी करनी पड़ेगी। मगर हम हमेशा अल्केमिस्ट को प्रायोरिटी देते, अगर आप पेमेंट करो तो आपको अभी उस रूम में एंट्री मिलेगी। जिस पर युनशाओ कह रहा था कि पेमेंट की तो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वो मेरी सारी पेमेंट खुद ही करने वाले हैं। मास्टर जिया, आपको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एटलीस्ट एंटीडोट के लिए आप इतना तो कर ही सकते हो। तो मास्टर जिया भी फेक स्माइल करते हुए कहने लगा कि अरे ना, कोई दिक्कत नहीं, तुम वहाँ जाकर ट्रेनिंग करो और मैं पेमेंट का सब कुछ अरेंज कर लूंगा। मगर सच बात तो ये है कि जिया रोंग के खून में आग लगी, वो बस युनशाओ को मारना चाहता था। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें ली फैमिली का हॉल दिखाया गया। दरअसल हमारा हीरो युनशाओ इसी फैमिली का मेंबर है। यहाँ पर हम ली यांग नाम के बंदे को देख पाते हैं, जो कि ली फैमिली का एक्टिंग हेड था। एक्टिंग हेड यानी कि ये बंदा बस टेम्पररी बेसिस पर इस पोजीशन को संभाल रहा था। और उतने में एक सर्वेंट काफी ज्यादा पैनिक होकर उसके सामने पहुंच गया। वो लियांग को बता रहा था कि मास्टर गजब हो गया, आपने मुझे बताया था कि लियोलान अकेडमी पर कड़ी नजर रखो, तो मैं वहाँ की एक सनसनी खबर आपके सामने पेश करने वाला हूँ। दरअसल हमारी कमजोर और बुज़दिल यंग मास्टर ली युनशाओ ने लान फैमिली के लानफिंग की कल्टीवेशन को क्रिपल कर दिया, और वो भी बस अपने एक ही पंच में। इतना ही नहीं, उसने तो लानफिंग के जेड पेंडेंट पर भी कब्जा कर लिया, जो कि लान फैमिली का एयरलूम था। वेल, इस बात को सुनकर ली यांग भी काफी ज्यादा चौंक गया। उस बंदे से पूछ रहा था कि क्या तुम श्योर हो कि ये सब युनशाओ ने किया है? क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ युनशाओ बस एक यूजलेस क्रिपल है। उसकी बॉडी में मौजूद हर एक मेरिडियन बचपन से ही ब्लॉक थी, तो वो ये कारनामा कर ही नहीं सकता। तो सर्वेंट कहते हैं, मास्टर प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने अपनी आंखों से उस बैटल को विटनेस किया है। युनशाओ ने अपने एक ही पंच में उस बंदे की कल्टीवेशन को डैमेज कर दिया। जिस पर लियांग कह रहा था कि अरे वाह, ये तो फिर काफी इंटरेस्टिंग खबर है। ली युनशाओ, बस मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे। इधर लियांग के पास जो उसकी कैट थी, उसने अचानक से उसके हाथ पर काट दिया। लियांग गुस्से में कहने लगा कि इस बीस्ट को अभी भी अकल नहीं आई कि इसने अपने मास्टर के साथ कैसे पेश आना चाहिए, और अब वो अपने एक स्नेक को रिलीज करते हुए उस कैट को वहीं पर मार देता है। इससे ये बात साबित होती कि लियांग काफी ज्यादा ब्रूटल और रूथलेस था। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें ग्रेविटी ट्रेनिंग रूम का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर युनशाओ कल्टीवेशन में बैठा हुआ था। उसने देखा कि अदरवर्ल्डली डिमोनिक एनर्जी उसकी सोल में काफी अंदर तक घुस चुकी है। वो कहता है कि चलो ये तो अच्छा हुआ कि मैंने ग्रेट एक्सपेंशन डिवाइन टेक्निक का इस्तेमाल किया, उसी टेक्निक ने अभी तक मेरी सोल को प्रोटेक्ट किया है। इतना ही नहीं, इसी डिवाइन एबिलिटी ने 15 सालों बाद मेरी पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज को रिस्टोर किया। मगर ये बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है, इसकी तो एक भी मेरिडियन ओपन नहीं हुई, और इन मेरिडियंस के ब्लॉकेज की वजह से मैं वाइटल एनर्जी को कल्टीवेट नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहला तो मुझे अपनी बॉडी को टेम्पर करने से शुरुआत करनी होगी। जितनी ज्यादा मेरी बॉडी स्ट्रांग होगी, उतनी ही मेरिडियन के ओपन होने के चांसेस हैं। और अब यहाँ पर युनशाओ ने अपने ऊपर ग्रेविटी फोर्स को रिलीज करवाना शुरू कर दिया। वेल, ये ट्रिपल ग्रेविटी फोर्स था। आमतौर पर इसी ग्रेविटी फोर्स का इस्तेमाल करके लोग अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाना चाहते, और युनशाओ के पास तो ढेर सारी डिवाइन स्किल्स का नॉलेज था, इसलिए वो काफी अच्छे से इस ग्रेविटी की पावर का इस्तेमाल करने लगा। मगर उसकी बॉडी इतनी कमजोर है कि वो थोड़ी देर में ग्रेविटी फोर्स से साइड में हट जाता है। वो कह रहा था कि ये सबसे फियरसेस्ट बॉडी टेम्परिंग मानी जाती। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बॉडी बस कुछ ही सेकंड के अंदर शटर हो जाएगी। इस दुनिया के लोगों का मानना है कि 10 मार्शल एम्परर्स ही सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। हेवन के अंदर उनके जितना भयानक और कोई नहीं। उन 10 एम्परर्स ने अपनी एरा में पूरे कॉन्टिनेंट पर अपना डोमिनेंस साबित किया था। उन्हीं में से एक एम्परर बार्टियान ने इसी ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को टेम्पर किया था। इस मेथड ने उसे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया कि ऐसा कहा जाता है कि वो अपने एक ही फिस्ट में सितारों को भी क्रश कर सकता। और मेरी बॉडी तो 3 गुना ग्रेविटेशनल फोर्स को भी हैंडल नहीं कर पा रही ना, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मैं रीइंकार्नेट ही इसलिए हुआ था ताकि अपने फाउंडेशन को और भी ज्यादा सॉलिड बना सकूं। और फिर इस बार युनशाओ ने एक बार फिर से ग्रेविटेशनल फोर्स को रिलीज करवा दिया, मगर उसने ग्रेविटी की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया था। इस बार वो 10 गुना ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज कर रहा था, जो कि काफी ज्यादा भयानक है। ये प्रेशर इतना ज्यादा सॉलिड था कि उसने युनशाओ को कुछ ही पलों के अंदर साइड में फेंक दिया। साथ ही युनशाओ भी फील करता है कि उसकी बॉडी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई, मगर युनशाओ अपनी बॉडी पर नहीं बल्कि अपनी विल पावर पर यकीन करता है, जो कि अभी भी बरकरार थी। वो कहने लगा कि अगर एम्परर बार्टियान ये कर सकता था तो फिर
मैं क्यों नहीं कर सकता। और इतना कहते साथ ही युनशाओ दोबारा से ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए तैयार हो गया। और अब हम ट्रेनिंग रूम के बाहर कई सारे डिसाइपल्स को देख पाते हैं। ये सब के सब ग्रेविटी रूम में जाने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इन्हें पता है कि ग्रेविटी रूम में जाने के बाद ही इनकी बॉडी काफी ज्यादा सॉलिड बन सकती। वेल यहाँ पर हम लानफेंग के चमचों को भी देख पाते हैं। वो कहता है कि पता नहीं इस बार ग्रेविटी रूम को कौन से मास्टर ने बुक किया। 12 घंटे बीत गए लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं आया। वेल इन्हें कोई खबर ही नहीं थी कि युनशाओ उस रूम में प्रैक्टिस कर रहा है। और उतने में वहाँ पर लियोलान अकेडमी की एक और डिसाइपल मेंग पहुँच गई। मेंग को देखते साथ ही एक बंदा तुरंत ही उसे अपना स्पॉट देने के लिए तैयार हो गया। हालांकि मेंग उसे बड़ी ही पोलाइटली मना कर देती है, मगर वो बंदा तो जिद पे अड़ गया। उससे कहता है कि तुम तो मेरी जूनियर हो, तुम्हें ऐसे इंतजार करता हुआ देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और उतने में ही ग्रेविटी रूम का टोकन अपने आप ग्लो करने लगा। जो देख के लोग कहते हैं कि चलो फाइनली वो बंदा बाहर आएगा, अब हम भी ग्रेविटी रूम का इस्तेमाल कर सकते। और उतने में वहाँ पर एक और डिसाइपल पहुँच गया। वो बता रहा था कि शायद तुम लोग 12 घंटों से इस रूम के खुलने का इंतजार कर रहे, मगर ये रूम तो 3 दिनों से लॉक है। अब ये बात तो कुछ बंदों को पसंद नहीं आई थी। वो कहते हैं कि रूल्स के अकॉर्डिंग ग्रेविटी रूम बस 2 घंटों के लिए हम यूज कर सकते। तो फिर इस पर्सन ने 3 दिनों तक इस कमरे का इस्तेमाल कैसे किया? ये तो रूल्स के खिलाफ है। उतने में ही एक दूसरा बंदा बताने लगा कि सिर्फ अल्केमिस्ट का मास्टर ही इतनी दिनों तक इस कमरे को रेंट पे ले सकता। ऐसे लोगों के पास सुप्रीम रोन की पावर होती तो ये लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को फुल फ्लेज इस्तेमाल कर सकते। तुमने तो शुक्र मनाना चाहिए कि हमें भी उस कमरे में प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। चलो अब जल्दी से हमारे सुप्रीम अल्केमिस्ट का वेलकम करने के लिए तैयार हो जाओ। उन्हें ऐसा बिल्कुल लगना नहीं चाहिए कि हम डिसाइपल्स में तमीज की कमी है। तो ये सभी लोग फटाफट से अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं ताकि ये लोग सुप्रीम मास्टर का स्वागत कर सके। अब उस बंदे को दूर से देखकर इन सभी ने अपने सिर झुका दिए, लेकिन फिर इन्होंने देखा कि अरे ये तो कोई ग्रेट मास्टर नहीं बल्कि युनशाओ है। मेंग तो काफी ज्यादा पैनिक होकर तुरंत ही युनशाओ के पास पहुंच गई। वो कहती है कि तुम्हारी बॉडी पर कई सारी चोटें हैं, तुम ठीक तो हो ना? युनशाओ को याद आता है कि मैंने अपनी मेमोरीज को अवेकन करने से पहला एक बार इस बंदी की जान बचाई थी और शायद इसी वजह से ये ग्रेटफुल है। साथ ही युनशाओ ये भी समझ गया था कि मेंग उसे काफी ज्यादा पसंद करती और यही बात मेंग के दूसरे आशिक को पसंद नहीं आती। इसलिए वो गुस्से में जाकर युनशाओ से पूछने लगा कि बताओ तुमने ग्रेविटी रूम में एंटर क्यों किया? तुम तो कोई सुप्रीम अल्केमिस्ट भी नहीं हो, तो तुम्हें यह अधिकार किसने दिया कि तुम 3 दिनों तक ग्रेविटी रूम का इस्तेमाल करो? जिस पर युनशाओ कहता है कि ये तो मेरा कंसर्न है, तुम इसमें अपनी नाक मत घुसाओ। वहीं पर युनशाओ भी उस बंदे को समझा रही थी कि प्लीज बेवजह के आर्गुमेंट मत करो। युनशाओ के अपने कोई रीजंस होंगे, मगर वो बंदा तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो कहता है कि युनशाओ तूने जरूर से अपनी नोबल फैमिली के टाइटल का इस्तेमाल करके इस रूम को बुक किया होगा। जब तक कि तू मुझे एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं देता मैं तब तक तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। साथ ही वहाँ मौजूद हर एक डिसाइपल युनशाओ पर ही सवाल उठाने लगा कि बता तूने 3 दिनों तक ग्रेविटी रूम का इस्तेमाल क्यों किया? वो लोग कहते हैं कि तूने मार्शल रूम के रूल्स को ब्रेक किया है। बेचारी मेंग तो काफी ज्यादा पैनिक हो गई क्योंकि ये सभी लोग युनशाओ के खिलाफ हो गए थे। तभी युनशाओ उस बंदे से कहता है कि बताओ अब इस मसले को सॉर्ट आउट कैसे करना है, क्योंकि मैं तो तुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि तुझे मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी, तभी जाकर हम तुझे यहाँ से बाहर जाने देंगे। दरअसल वो बंदा चाहता था कि युनशाओ सबके सामने जलील हो जाए और फिर मेंग भी युनशाओ में जो उसकी दिलचस्पी है उसे पूरी तरह से लूज कर देगी। तभी युनशाओ से कहता है माफ करना दोस्त, लेकिन मेरे घुटनों में कुछ तो प्रॉब्लम है, वो किसी के सामने नील डाउन नहीं होते। जो सुनते साथ ही उस बंदे ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। वो कह रहा था कोई बात नहीं युनशाओ, मैं अभी तुझे घुटनों पर लाने में मदद करूंगा। युनशाओ कहता है अरे वाह, तुम तो टाइगर टेमिंग फिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हो। वैसे तो ये काफी अमेजिंग टेक्निक है, लेकिन तेरे जैसा लूजर इसे सही से यूज नहीं कर पाएगा। मगर उस बंदे को पूरा भरोसा था कि वो अपने एक ही फिस्ट में युनशाओ को सीधे हेल में पहुंचा सकता है। वो कह रहा था युनशाओ मेरा पंच माउंटेन को भी शेक कर सकता। आज मैं तेरी बॉडी में मौजूद हर एक मेरिडियन को ब्रेक करने वाला हूँ। तेरी मेरिडियंस तो पहले ही ब्लॉक थी और आज वो पूरी तरह से शटर हो जाएगी। और इतना कहते साथ ही वो युनशाओ की तरफ रवाना हो गया। तब
तब तक युनशाओ ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था और ये देखकर ही उस बंदे को ऐसा फील होने लगा कि वो सीधे अपनी मौत को फेस करने जा रहा है। और अब जैसे उसने युनशाओ पर छलांग लगाई, वो बड़े ही कूल अंदाज में साइड में हट जाता है। वो कह रहा था कि क्यों ना आज तू मेरे सामने ही नील डाउन कर। और इतना कहते साथ ही उसने हवा में छलांग लगाते हुए सीधे जाकर उस बंदे पर अपनी एक जोरदार लात जड़ दी, जिससे वो बंदा तुरंत ही युनशाओ के सामने घुटनों पर आ गया। वो कह रहा था ना, ये तो इम्पॉसिबल है, मैं ओरिजिन realm का कल्टीवेटर हूँ, तेरे जैसा मामूली कचरे का डिब्बा मुझ पर डोमिनेट नहीं कर सकता। इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा कि युनशाओ इस जलीलियत को याद रखूंगा। और उतने में युनशाओ ने बस उसे एक लुक दिया। उसके आंखों को देखते साथ ही वो बंदा और भी ज्यादा पैनिक हो जाता है। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसे अचानक से युनशाओ से इतना डर क्यों लगा। और अब युनशाओ मिंग को गुड बाय बोलकर वहाँ से निकल पड़ा। इधर मिंग दिल ही दिल में यही सोच रही थी कि युनशाओ अचानक से इतना पावरफुल कैसे बन गया। ऐसा लगता है कि ये बंदा ऑलरेडी एक ट्रू वॉरियर है, बस कोई इसे पहचान नहीं पाया। और अब ये लोग ग्रेविटी रूम में पहुंच गए। वो कमरा पूरी तरह से डैमेज हो गया था, जो देखकर ये सभी डिसाइपल पैनिक हो गए। वो कहने लगे कि पता नहीं उस मॉन्स्टर युनशाओ ने इस कमरे में 3 दिनों तक क्या किया। युनशाओ तो बस एक लूजर था, फिर वो अचानक से इतना मिस्टीरियस कैसे बन गया। अब अगले दिन युनशाओ अपने अकेडमी में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। रुशु उसे बताती है कि उस दिन तुमने लानफेंग को बुरी तरह से घायल किया और इसी वजह से आज उसका बड़ा भाई शुआनजेंग तुम्हें हर तरफ ढूंढ रहा है। वो बंदा तुम्हें बैटल के लिए चैलेंज करना चाहता, जिस पर युनशाओ कहता है कि पहला छोटा भाई आया और अब उसका बदला लेने के लिए बड़ा भाई भी पहुंच चुका है। ये तो वही सेम घिसा पिटा पैटर्न है जिसे मैंने अपने पास लाइफ में भी विटनेस किया था। तो रुशु को बताता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं शुआनजेंग से निपट लूंगा। और उतने में लानफेंग का बड़ा भाई युनशाओ के सामने पहुंच गया। युनशाओ उससे कह रहा था कि शायद तुम्हारी लान फैमिली को हार बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए तो तुम अपने छोटे भाई का बदला लेने पहुंच गए। साथ ही यहाँ पर युनशाओ ने इस बंदे की कल्टीवेशन को भी पहचान लिया था। वेल, ये बंदा ओरिजिन realm की पिक पर पहुंच चुका है। और तभी शुआनजेंग उसे बताने लगा कि मैं लानफेंग की खातिर यहाँ पर नहीं आया, बल्कि मैं जानता हूँ तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके और इसी वजह से मैं तुम्हें एक फेयर बैटल के लिए चैलेंज करना चाहता। अगर तुम लानफेंग को मार भी देती तो भी मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करता, क्योंकि मेरे हिसाब से इस दुनिया में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं। मगर अब उस बेवकूफ लानफेंग की वजह से हमारे लान फैमिली की इज्जत दांव पर लग गई। अगर मैंने तुम्हें फेस नहीं किया तो लोग हमारी लान फैमिली को कमजोर समझ बैठेंगे और ये मैं नहीं चाहता। तो हाँ, मैं लान फैमिली की प्रेस्टीज की खातिर यहाँ आया हूँ। ये रहा मेरा ड्यूअल का कॉन्ट्रैक्ट। मैं चाहता हूँ कि तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो। अगर तुम में जरा भी दम है तो तुम बिल्कुल पीछे नहीं हटोगे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।